Hello friends, you are welcome on the Unacademy learning platform. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ होगा। अनअकैडमी पर देश के टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक शामिल हैं। यदि आप इससे जुड़ते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, तो इन तमाम टॉप एजुकेटर्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर आप अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। I am NP Shukla, chairman of Apeksha IAS from Prayagraj. I am guiding civil aspirants for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो 15,500 से अधिक कोर्सेस फॉर यूपीएससी सीएससी के लिए प्रोवाइड कराती है, और इन कोर्सेस से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके तहत आपको पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस की सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अनअकैडमी जो है वो दो तरह का कोर्स उपलब्ध कराती है, एक अनअकैडमी प्लस नाम से और दूसरा अनअकैडमी आइकॉनिक नाम से। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो इसकी 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस जो है वो 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इस फीस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स को लेते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो इसकी 1 साल की फीस 74,500 रुपये है, इसकी 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है, इसकी 3 साल की फीस 1,53,750 रुपये है। यहाँ भी यदि आप मेरे NPS कोड का यूज करते हैं, NPS 10 कोड के तहत जुड़ते हैं, तो इन फीस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 74,500 रुपये है, और इस कोर्स में के लिए आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फीस आपकी हो जाएगी 67,050 रुपये। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 1,15,750 रुपये है और मेरे NPS 10 कोड का प्रयोग करते हैं, तो ये फीस हो जाएगी 1,04,175 रुपये। 3 साल की जो फीस 1,53,750 है, यदि आप NPS 10 कोड के तहत जुड़ते हैं तो ये फीस आपकी हो जाती है 1,29,375 रुपये। अनअकैडमी जो है वो नए सत्र के लिए कई बैचेस अनाउंस की है, जिसमें 6th मंथ बैच कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी, कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर 2022 के लिए है। इसी प्रकार कंप्लीट 2 इयर्स जीएस बैचेस कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए है। इसी प्रकार एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये मतलब बैच अनाउंस किया गया। तो ये तमाम बैचेस जो हैं वो अनअकैडमी के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। अब अनअकैडमी के द्वारा यदि अनअकैडमी के मतलब ऐप पर जाकर यदि आप अनअकैडमी प्लस के तहत ऑप्शनल कोर्स
और अनअकैडमी आइकॉनिक के तहत आप यूपीएससी सीएससी जीएस का सम्मिलित अगर पैकेज लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो इसकी 12 महीने की फीस 88,750 रुपये है, 2 साल की फीस 1,31,510 रुपये है और 3 साल की फीस 1,67,220 रुपये है। यदि आप अनअकैडमी प्लस प्लस के तहत यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का कंबाइंड बैच लेते हैं तो आपकी 1 साल की फीस 70,103 रुपये है, 2 साल की फीस 99,680 रुपये है और 3 साल की फीस 1,21,200 रुपये है। जैसा कि मैं कल बात कर रहा था भारत के एकीकरण के बारे में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए किन किन स्तरों पर प्रयास किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के समय भारत की जो स्थिति थी, वो भारत जो था वो तमाम देशी रियासतों से लगभग 565 देशी रियासतें थी और यूरोपीय उपनिवेशों जिसमें पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक ढीला ढाला समन्वय था, एक ढीला ढाला संगठन था। अब इस ढीले ढाले संगठन को एक मजबूत संगठन बनाने के लिए, एक मुकम्मल भारत को लाने के लिए, एकीकृत भारत को अस्तित्व में लाने के लिए 4 स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता थी। पहली बात तो देशी रियासतों का भारत में विलय किया जाए। दूसरी बात, जो यूरोपीय उपनिवेश फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन है, जैसे स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन 5 क्षेत्र थे, उसमें कराईकल था, माहे था, यनम था, पांडिचेरी था, चंद्रनगर था। इसी प्रकार पुर्तगाल के अधीन भी गोवा था, दमन दीव था, दादरा और नगर हवेली था। इनको लेके भारत में विलय करना था, इनको भारत में मिलाना था। इन देशों के साथ एक सहमति कायम करके भारत से पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन समाप्त करते हुए इन्हें भारत में विलय कर लिए जाने की मतलब एक बात थी। और तीसरे स्तर पर जो प्रयास था वो कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के मुख्य भाग से कटे हुए थे, जैसे सिक्किम था, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, इन्हें भारत में मिलाया जाना था। और ये 3 काम कर लेने के बाद चौथा जो काम था कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों का तार्किक आधार पर पुनर्गठन कर लिया जाए। इन 4 स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता थी और इसमें प्रयास किया गया आरंभ में संविधान सभा के द्वारा, और जब संविधान सभा भंग हो गई तो जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों और संसदों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए समय समय पर प्रयास किया। उसी प्रयास के तहत सबसे पहले देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। कल हमने आपसे चर्चा किया था कि कितनी देशी रियासतें थी, भारतीय भूभाग के कुल हिस्से पर कितने % हिस्से पर उनका कब्जा था और कौन कौन देशी रियासतें ऐसी थीं जो 15 अगस्त 1947 से पहले विलय करने का निर्णय ले लिया और वो कौन कौन रियासतें थी जो निर्णय नहीं ली। तो इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके निजी सचिव जो बीपी मेनन थे, उनके लिए दोहरी नीति अपनाई गई देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए। पहले तो उन्होंने देशी रियासतों के शासकों से आग्रह किया, अनुरोध किया कि भाई वो अपने 3 विषय विदेश, प्रतिरक्षा और संचार, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन हमको दे दें, मतलब भारतीय यूनियन को दे दें, भारतीय यूनियन को सौंप दें, शेष पर वो काम करती रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इस पर सहमति कायम की जा सकती है क्योंकि पहले भी ये विषय इन देशी रियासतों के पास नहीं थे। ये 3 विषय इन्होंने ब्रिटिश सरकार को दे रखा था। दूसरा जो मतलब प्रयास था, इस अनुरोध, इस आग्रह के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्हें एक चेतावनी भी दी, एक धमकी भी दी।
उन्होंने कहा कि जो देशी रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, भारत में विलय का निर्णय नहीं कर लेती, तो उन्हें अपने राज्य की जनता का विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर आप ऐसे तैयार नहीं हुए तो जनता के द्वारा विद्रोह कराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बड़ी सक्रियता से भाग ली हुई थी और इस वजह से जनता भी स्वयं को इस आधुनिक राष्ट्र का अंग मानने लगी थी। इसलिए जनता स्वयं देशी रियासतों के शासकों पर यह दबाव डाल रही थी कि वो भारत में विलय करें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर देशी रियासतें इस अनुरोध को स्वीकार नहीं की तो जनता के द्वारा वहां आंदोलन कराया जाना कोई कठिन काम नहीं है, और जनता अगर आंदोलन की तो उनके राजमहल में जाएगी और उन सहित उखाड़ कर ले आएगी। और ऐसे समय, ऐसे आंदोलन या विद्रोह के समय भारत सरकार देशी रियासतों के शासकों का नहीं, जनता का साथ देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस चेतावनी का, इस धमकी का इतना बड़ा असर हुआ कि यकीनन अधिकांश देशी रियासतें 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत में विलय करने का निर्णय ले लिया। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अभी भी अपने को स्वतंत्र रहने का सपना संजोए रखा। उसमें, जिसके बारे में हमने कल डिटेल से चर्चा किया था, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 देशी रियासतें अभी भी अपने पूर्व निर्णय पर ही टिकी रहीं कि वो स्वतंत्र रहेंगी। कल हमने चर्चा किया था कि जम्मू कश्मीर देशी रियासत को आगे चलकर कैसे भारतीय संघ में मिलाया गया। आज हम चर्चा करेंगे कि जूनागढ़ देशी रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। असल में जूनागढ़ की स्थिति जम्मू कश्मीर देशी रियासत से अलग थी। अलग इस सेंस में थी कि जहां जम्मू कश्मीर में अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम आबादी की थी, वहीं जूनागढ़ में अधिसंख्य जनसंख्या हिंदू आबादी का था। जहां जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू था, वहीं जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था, महाबत खान। इसका पूरा नाम था मोहब्बत खाजी थर्ड रसेल। इसका लोकप्रिय नाम महाबत खान था। इस देशी रियासत का नवाब मुस्लिम था, जबकि अधिसंख्य जनता हिंदू थी। जूनागढ़ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भारत के पक्ष में थी, भारत के मध्य में पड़ती थी। किंतु जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय करने का निर्णय ले लिया। हालांकि वो उसका निर्णय बड़ा अदूरदर्शी था और पाकिस्तान ने 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब के द्वारा दिए गए इस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया। इस निर्णय से जूनागढ़ राज्य के नागरिकों ने नवाब के निर्णय का विरोध किया और एक जबरदस्त आंदोलन किया, एक जबरदस्त विद्रोह किया। इस विद्रोह के उपरांत वहां पर जूनागढ़ के नागरिकों के द्वारा स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की, सरकार की स्थापना कर ली। इस आंदोलन से भय खाकर, भयाग्रस्त होकर, भयाक्रांत होकर जूनागढ़ का नवाब मजबूर होकर पाकिस्तान भाग गया। उसके पश्चात जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को लिखा। शहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से अनुरोध किया
कि कि जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जूनागढ़ भारत में ही मिलना चाहिए, क्योंकि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है। इसलिए भारत सरकार मतलब कानूनी कार्रवाई पूरा करे और जूनागढ़ पर अपना शासन स्थापित करे, जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में संभाले। भारत सरकार द्वारा भुट्टो के इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया और 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि इस तरह से अगर हम जूनागढ़ को भारत में मिला लेंगे तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा कि हर जगह कब्जा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया जाए, जनता की राय जान ली जाए। तो इसके पीछे एक आधार होगा कि जनता भारत में मिलना चाह रही थी या नहीं मिलना चाह रही थी, इस आधार पर जूनागढ़ का निर्णय किया गया। इसी विचार से प्रेरित होकर 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का जो परिणाम आया उसमें 99% से अधिक मत भारत के पक्ष में पड़े। 1,90,570 कुल मत पड़े थे, जिसमें केवल 99 मत पाकिस्तान के पक्ष में, शेष भारत के पक्ष में। इसका मतलब है कि 99% से अधिक मत भारत के पक्ष में पड़े। मतलब जूनागढ़ की 99% से अधिक जनता, आबादी भारत में विलय करने के पक्ष में थी। लिहाजा जनता के इस फैसले को स्वीकार करते हुए, जनमत के इस राय को महत्व प्रदान करते हुए, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब जूनागढ़ को 1 नवंबर 1956 तक सौराष्ट्र राज्य में रखा गया, जो 1956 में मुंबई का हिस्सा बन गया। 1960 में बंबई राज्य का पुनर्गठन करते हुए 2 नए राज्य अस्तित्व में आए, जिन्हें महाराष्ट्र और गुजरात नाम से जाना जाता है। और इन दोनों राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। तब से जूनागढ़ गुजरात राज्य का अंग है। तो इस प्रकार जूनागढ़ देशी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जनता की राय के आधार पर, जनता के मत के आधार पर भारत में शामिल किया। मतलब रेफरेंडम के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में, भारतीय यूनियन में शामिल किया गया। इसी प्रकार जो अगली देशी रियासत है वो हैदराबाद देशी रियासत। हैदराबाद देशी रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ? हैदराबाद देशी रियासत भारत की तमाम 565 देशी रियासतों में सबसे बड़ी देशी रियासत थी। हैदराबाद देशी रियासत का निजाम भी मुसलमान था, मोहम्मद आरिफ खान, जबकि हैदराबाद देशी रियासत की अधिकांश जनता हिंदू थी। मतलब यहां की जो डेमोग्राफी थी वो यकीनन जूनागढ़ के सदृश प्रतीत हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर से भिन्न प्रतीत हो रही है। प्रारंभ में पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वो मुसीबत के समय उसका साथ देगा। पाकिस्तान ने हैदराबाद देशी रियासत के नवाब मोहम्मद आरिफ खान को यह आश्वासन दिया था कि अगर हैदराबाद देशी रियासत में कोई संकट आता है तो ऐसे संकट के समय पाकिस्तान उसका साथ देगा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के इस आश्वासन से हैदराबाद के निजाम ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना सजो लिया।
लेकिन 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद में इंडियन यूनियन के साथ 1 वर्ष के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नामक अस्थायी समझौता किया, यथास्थित नामक अस्थायी समझौता किया। यथास्थित संधि का मतलब था कि जो स्थिति बनी हुई है, हैदराबाद जिस स्टेटस के तहत अभी है, भारतीय संघ जिस स्टेटस के तहत है, दोनों अभी ऐसे बने रहेंगे। लेकिन हैदराबाद जैसी रियासत के नवाब को यह दायित्व दिया गया कि हैदराबाद के नवाब द्वारा हैदराबाद में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए काम किया जाता रहेगा। किंतु हैदराबाद जैसी रियासत के नवाब मोहम्मद आरिफ खान ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा हैदराबाद के हिंदू जनता का क्रूर दमन आरंभ कर दिया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन आरंभ कर दिया गया। हैदराबाद के निजाम ने कई वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा स्थापित इस्लामी संगठन मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, इसे MIM के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया तथा आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रजाकार सैनिकों का उपयोग किया। रजाकार एक मुस्लिम सैन्य संगठन था, मुस्लिम पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें यकीनन 1,50,000 सैनिक थे। ये रजाकार, ये सैनिक निजाम के पक्ष में काम करते थे और हैदराबाद का भारत के साथ एकीकरण के खिलाफ थे। रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और लूट मार तथा हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे हैदराबाद में एक प्रकार की अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। कहा तो यहां तक जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना जवाहरलाल नेहरू से विचार विमर्श किए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिकों को हैदराबाद के मामले को निपटाने के लिए हैदराबाद में भेज दिया और उन्होंने कहा भारतीय सेना से कि हैदराबाद में जाके वहां के मामले को निपटा दो, जिसके विरुद्ध निजाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई। निजाम ने यह आरोप लगाया सुरक्षा परिषद में कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए हैदराबाद में कार्रवाई कर रहा है, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उसका यह आरोप था कि सैन्य कार्रवाई वो दो देशों के बीच जब वार होता है तो उसमें सैन्य कार्रवाई की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत से बात पूछी गई तो भारत सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि नहीं भाई, ये सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये वार एक्शन नहीं है, बल्कि यह एक पुलिस एक्शन है, एक पुलिस कार्रवाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा गया कि इस पुलिस कार्रवाई का उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता कायम करना है, क्योंकि हैदराबाद में जो स्थिति हो गई थी वो पूरी तरह से अराजक, अनियंत्रित और अशांति का माहौल बन गया था। उसी चीज को शांति में कन्वर्ट करने के लिए, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये छोटी मोटी पुलिस कार्रवाई की गई है। और 5 दिन की कार्रवाई के पश्चात अर्थात 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद जैसी रियासत की फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रूज ने 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद जैसी रियासत
कि फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल जीएन चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मात्र 5 दिन में सेना ने निपटा लिया और मजबूर कर दिया हैदराबाद जैसी रियासत के फौज के कमांडर मेजर एंड्रयूज को, एल एंड्रयूज को समर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। भारत सरकार ने इस कार्यवाही को जो नाम दिया, जो गुप्त नाम दिया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम दिए जाने के पीछे कारण यह था क्योंकि हैदराबाद और नवाबों का शहर था और नवाबों के बीच लोकप्रिय गेम जो था वो पोलो था। इसलिए पोलो के कोर्ट हैदराबाद की गली गली में पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इस गुप्त सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। और कमांडर मेजर जनरल जीएन चौधरी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग खा के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 के पारित संविधान में भारत में 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य, भाग गा के राज्य, भाग घा के राज्य। भाग का के राज्यों में उन प्रांतों को शामिल किया गया जिन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत कहा गया था, जहां भारत के वायसराय के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। भाग खा में उन देशी रियासतों को शामिल किया गया जिन्हें अपनी फौज रखने का अधिकार दिया गया था, जिन्हें राज्य प्रमुख का दर्जा दिया गया था, जो बिगड़ेल टाइप की देशी रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद था, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर था, भोपाल था, इन्हें रखा गया था। भाग गा के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया था जो छोटी रियासतें थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार यूटीज के रूप में इस्तेमाल करती थी या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करती थी, उन्हें भाग गा में रखा गया था। और भाग घा में, मतलब चौथे प्रकार का राज्य था, उसमें उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को रखे जाने का प्रावधान किया गया जिसे भारत सरकार अर्जित करेगा, एक्वायर्ड करेगा। तो उस समय उसमें केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रकृति के कारण। तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग खा के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई तथा वहां के निजाम को उसका राज्य प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया। लेकिन आगे चलकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हेड ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया गया और हैदराबाद का जो मराठी भाषी भाग था उसे मराठवाड़ा, मतलब बंबई में मिला दिया गया। जो कन्नड़ भाषी भाग था उसे मैसूर में मिला दिया गया, जिसे वर्तमान आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं। और जो तेलुगु भाषी भाग था उसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। अब तो जैसे हैदराबाद देशी रियासत का अस्तित्व ही नहीं है, वो इतने भागों में बट गई, कट गई, छट गई कि जैसा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हैदराबाद देशी रियासत को यूं अगर सवाल पूछा जाता है कि हैदराबाद देशी रियासत किस माध्यम से भारतीय संघ में, भारतीय यूनियन में लाया गया, तो किस माध्यम से? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। तो ये 3 देशी रियासतें
जिन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की धमकियों और चेतावनियों का प्रभाव नहीं पड़ा था, उनके तमाम चेतावनी और धमकियों के बावजूद भी ये स्वतंत्र रहने का सपना अभी भी संजोए हुए थे। उन्हें इन माध्यमों से, इन तरीकों से भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो ये तो कहानी थी देसी रियासतों की। देसी रियासतों के अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत पर यूरोपीय उपनिवेशों का भी अभी भारत में यूरोपीय उपनिवेश जो पुर्तगाल और फ्रांस के उपनिवेश थे, औपनिवेशिक क्षेत्र थे, उन्हें भी भारत में मिलाए जाने की आवश्यकता थी। तभी एक मुकम्मल भारत का निर्माण किया जा सकता था। असल में जिस समय देशी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि ब्रिटेन के अतिरिक्त जिन यूरोपीय देशों के उपनिवेश भारत में थे, उन उपनिवेशों का भविष्य क्या होगा। भाई असल में 1947 में इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1947 के द्वारा जो भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई, यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। कहने का मतलब यह स्वतंत्रता केवल उन क्षेत्रों को मिली जो ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के नियंत्रण में थे। ब्रिटेन के अलावा कुछ अन्य यूरोपीय देशों का नियंत्रण भी भारत के कुछ भागों पर, कुछ क्षेत्रों पर था। तो यह सवाल था कि भाई देशी रियासतों का विलय, भारत स्वतंत्र हो गया, देशी रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया। अब ब्रिटेन के अतिरिक्त जिन अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश भारत में थे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनके बारे में डिसीजन कैसे किया जाए। क्योंकि उस समय दो देशों फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश भारत में थे। भारत सरकार ने प्रयास किया कि इन देशों के साथ सहमति कायम करते हुए औपनिवेशिक शासन को भारत से पूरी तरह से समाप्त किया जाए, ताकि स्वतंत्रता के बाद अभी भी जो भारतीय क्षेत्र फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन है, उनको भारत में मिलाया जा सके। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय कैसे हुआ? स्वतंत्रता के बाद भी भारत में 5 ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस के नियंत्रण में थे। ये 5 क्षेत्र थे पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंदनगर। इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए 1948 में भारत तथा फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, क्योंकि फ्रांस को इस बात का पूरा यकीन था कि वो एक समृद्ध देश है, एक प्रतिष्ठित देश है, इसलिए जिन क्षेत्रों पर उसका उपनिवेश है, उस क्षेत्र की जनता उसे पसंद करती है। 1948 में जो समझौता किया गया, जिसके तहत फ्रांसी उपनिवेश क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाना था कि उन क्षेत्रों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मतलब भारत और फ्रांस के बीच 1948 में जो समझौता हुआ, किया गया, उस समझौते में इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत के जो क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन हैं, उन क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा, इसे जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाएगा। मतलब उन क्षेत्रों की जनता के राय के आधार पर तय किया जाएगा कि वो क्षेत्र किसे मिलने वाले हैं, फ्रांस के अधीन ही रहेंगे कि वो भारत मिलेंगे, वहां की जनता क्या चाह रही है।
इसी दृष्टिकोण से 19 जून 1949 को चंदनगर, क्योंकि 5 क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे, कौन कौन? चंदनगर, कराईकल, माहे, यनम और पांडिचेरी। तो 19 जून 1949 को सर्वप्रथम चंदनगर में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 7,463 मत भारत के पक्ष में पड़े थे, जबकि फ्रांस के पक्ष में केवल 114 मत। इससे फ्रांस को बड़ा धक्का लगा, उसका जैसे दिल टूट गया, क्योंकि उसे बड़ा भरोसा था अपनी प्रतिष्ठा पर कि जिन क्षेत्रों पर उसका शासन है उस क्षेत्र की जनता उन्हें बेइंतहा पसंद करती है। यह भ्रम था फ्रांसीसियों को। लेकिन इस जनमत संग्रह का जो परिणाम आया, जनता की राय का जो परिणाम आया, उसे फ्रांस का दिल टूट गया। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1949 को व्यवहारिक तौर पर चंदनगर भारत का हिस्सा बन गया। व्यवहारिक तौर पर 2 मई 1950 को चंदनगर वैधानिक तौर पर भी भारत में शामिल हो गया, क्योंकि 2 मई 1950 को फ्रांसीसी संसद ने इस विलय का अनुसमर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया, मतलब अपनी सहमति दे दी। और जब वहां की पार्लियामेंट ने सहमति दे दी तो चंदनगर पर भारत का वैधानिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। और आगे चलकर 2 अक्टूबर 1955 को चंदनगर को पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में चंदनगर पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल राज्य में निहित है। तो फ्रांसीसियों के अधीन जो पहला क्षेत्र जो चंदनगर था, उसके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण किस माध्यम से किया गया कि वो कहां जाएगा? फ्रांस के साथ या भारत के साथ? जनमत संग्रह के माध्यम से चंदनगर को भारत में शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया, जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर। अगर आप मैप में चंदनगर की स्थिति देख पा रहे हों, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, लेकिन फ्रांस के शेष उपनिवेशों में स्थिति उतनी सहज और आसान नहीं थी, क्योंकि फ्रांस को बड़ा धक्का लगा था। फ्रांस को बड़ा भरोसा था कि इन पर हमारा कब्जा बना रहेगा, क्योंकि वहां की जनता हमको चाहती है, क्योंकि वहां की जनता हमको चाहती है। कुछ फ्रांस समर्थक अधिकारियों ने अपनी प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन समूहों का दमन करना शुरू कर दिया जो भारत के साथ विलय के पक्ष में थे। चंदनगर में जनता की राय को देखते हुए फ्रांस बड़ी खुन्नस खाया भारतीयों से, जिसके चलते फ्रांस के समर्थक अधिकारियों ने अपनी प्रशासनिक ताकत का, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का दुरुपयोग करते हुए भारत में उन समूहों का दमन करना शुरू कर दिया, उन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया जो भारत के साथ विलय के पक्ष में थे। इस फ्रांस के इस दमनकारी प्रक्रिया के विरुद्ध जनता में जबरदस्त आक्रोश और असंतोष पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1954 में जनता ने जबरदस्त विद्रोह करते हुए यमन और माहे में भारत समर्थक समूह ने कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया वहां से।
यमन और कराईकल में, यमन और माहे में। यमन आप देख पा रहे हो तो यमन ये है, ये हिस्सा यमन का है, और माहे जो है वो यहां पर है, केरला के पास। इन पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस को लगा कि ऐसे भी बात बनने वाली नहीं है, तो उसने फिर से कहा कि ठीक है, जो बचे हुए क्षेत्र हैं जैसे कराईकल है, पांडिचेरी है, उसमें फिर से जन्म संग्रह करा लिया जाए। अब अगर आप देख पा रहे हो तो पांडिचेरी कहां पर है? पांडिचेरी यहां पर है, और कराईकल यहां पर है। नक्शे में अगर आप देख पा रहे हो तो पांडिचेरी यहां पर है, कराईकल यहां पर है। यहां के बारे में फ्रांस ने कहा कि यहां जन्म संग्रह कराया जाए। अक्टूबर 1954 में कराईकल और पांडिचेरी में जन्म संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत के पक्ष में रहा। मतलब कराईकल और पांडिचेरी की जनता ने भी फ्रांसीसी शासन को नकार दिया और भारत में विलय करने की, भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की। इस जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हो गया। कराईकल, माहे, यनम, पांडिचेरी। चंद नगर को पहले ही मिलाया जा चुका था। 1956 में भारत और फ्रांस के बीच विलय संबंधी एक संधि हुई। 2 मई 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुसमर्थन दे दिया गया, जिससे भारत का इन क्षेत्रों पर वैधानिक नियंत्रण प्राप्त हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1954 में जनमत संग्रह के आधार पर इन क्षेत्रों को लिया गया, तो 1954 से लेकर 1962 तक, मतलब जब तक फ्रांसीसी संसद ने इसे रेटिफाई नहीं किया था, तब तक इन क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया जाता रहा। मई 1962 में जैसे ही फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने इसका अनुमोदन कर दिया, मतलब अपना समर्थन दे दिया, अपनी सहमति दे दी, इन क्षेत्रों पर वैधानिक रूप से भी भारत का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी प्रकार पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय। फ्रांस की तरह पुर्तगाल के पास भी स्वतंत्रता के बाद दमन अगर आप देख पा रहे हो नक्शे में, दमन यहां पर है, दीव यहां पर है, और दादरा और नगर हवेली यहां पर है। दमन से और भारत की तरफ अंदर जाएंगे तो दादरा और नगर हवेली है। दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, और नीचे आप जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र के पास गोवा, इन पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जो एक दूसरा यूरोपीय देश था। पुर्तगाल इतनी सरलता से अपने उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो इन उपनिवेशों को अपने राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानता था, अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न मानता था। स्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखकर, जैसा कि फ्रांस में हुआ, उन सर्कमस्टांसेस को, उन परिस्थितियों को, उन घटनाओं को देखते हुए 1951 में पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके इन उपनिवेश क्षेत्रों को अपने राज्य का दर्जा दे दिया, ताकि इन क्षेत्रों पर उसका वैधानिक नियंत्रण हो सके, कानूनी दावा प्रस्तुत कर सके। किंतु पुर्तगाल की इस कार्रवाई से
इन क्षेत्रों की जनता में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। कारण यह था कि इन क्षेत्रों की जनता पुर्तगाली शासन से उब गई थी, उन्हें पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। इन क्षेत्रों की जनता भी भारत में विलय करना चाहती थी। सबसे पहले जुलाई 1954 में दादरा और नागर हवेली में जनाक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाल के शासन को उखाड़ फेंका। जनता ने पुर्तगाल शासन को उखाड़ फेंका। नक्शे में अगर आप देखें तो दादरा और नगर हवेली यहां पर है, ये है। यहीं पर 1954 में जनता के द्वारा जबरदस्त विद्रोह किया गया, जबरदस्त मतलब आक्रोश आया। इस आक्रोश को, इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाने के लिए पुर्तगाल ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी, जो कहां पर थी, दमन में थी। दमन नक्शे में आप देख रहे हैं, दमन यहां पर है, दादरा और नगर हवेली यहां पर है, दमन यहां पर है। दमन से दादरा और नगर हवेली भेजने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पुर्तगाल की इस कार्रवाई को रोक दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दमन और दादरा और नगर हवेली के बीच भारतीय क्षेत्र पड़ता है। पुर्तगाल इससे नाराज होकर भारत के विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो हेग में अवस्थित है, वहां पर कार्रवाई शुरू की, ताकि वो भारत को इस बात के लिए बाध्य कर सके कि उसकी सेनाओं को भारत के रास्ते, भारत का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्रों तक पहुंचने दिया जाए। ये उसकी धमकी थी, ताकि भारत जो है उसे दादरा और नगर हवेली में जो पुर्तगाली शासन के विरुद्ध एक बड़ा जनाक्रोश उभर कर आया है, एक विद्रोह उभर कर आया है, वो अपनी सेना के माध्यम से उसे दबा सके और भारत उसको मतलब रास्ता देने के लिए अपने क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति दे दे। ये दबाव बनाने का उसका तरीका था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 1960 में पुर्तगाल की मांग को खारिज करते हुए यह फैसला दिया कि भारत की कार्यवाही अपने अधिकारों के अनुरूप है। इस प्रकार 1961 में भारत के संविधान में संशोधन करके दादरा और नगर हवेली को संघ राज क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल किया गया। अब इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है कि दादरा और नगर हवेली को, जो पुर्तगालियों का अधीन था, किस माध्यम से भारतीय संघ में मिलाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मध्यस्थता के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भारत की कार्यवाही अपने अधिकारों के अनुरूप है, भारत को पूरा हक है कि वो किसी को अपने भूक्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दे अथवा न दे, ये उसका अपना निजी अधिकार है, इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुर्तगाल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि दादरा और नगर हवेली की जो भौगोलिक स्थिति वो भारत के पक्ष में है, यकीनन उसे भारत को मिलना चाहिए। इस प्रकार 1961 में भारत के संविधान में संशोधन करके दादरा और नागर हवेली को संघ राज क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। इसी प्रकार और जो क्षेत्र थे, गोवा था, दमन और दीव था, उनकी स्थितियां अत्यंत जटिल थी। 15 अगस्त 1955 को 5000 अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध एक जुलूस निकाला, जिस पर पुर्तगाली अधिकारियों ने गोलियां बरसाई और इस घटना में यकीनन 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी
कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए से निकालना चाहिए। उधर 1960 में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस बात का निर्णय कर दिया था कि जो समुद्र पारी क्षेत्र हैं उस पर पुर्तगाल का कब्जा नहीं है, वो पुर्तगाल के राज्य नहीं हो सकते, जैसा कि उसने 1951 में अपने संविधान में संशोधन करते हुए अपना राज्य का दर्जा दे दिया है। पुर्तगाल की यह कार्यवाही अवैधानिक है, ऐसा निर्णय दिया था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने। जवाहरलाल नेहरू, चूंकि आप जानते हैं कि वो एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे, समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सेकुलर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनका मानना था कि सामान्यतः एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया जाए। किंतु 1961 में ही पुर्तगालियों द्वारा अफ्रीकी देश अंगोला में क्रांतिकारियों का क्रूर दमन किए जाने से भारत की जनता की भावनाएं भड़क गईं। असल में अफ्रीकी देश अंगोला है, वहां भी पुर्तगालियों का शासन था। वहां की अंगोला की जनता भी पुर्तगाली शासन के क्रूर दमन के विरोध में सड़कों पर आ गए थे, जिससे उन क्रांतिकारियों का पुर्तगाली शासन के द्वारा बड़ा नृशंसता के साथ दमन किया गया, बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया जा रहा था। इससे भारतीय जनता बड़ी आहत हुई, भारतीय जनता की भावनाएं भी भड़की तथा भारत सरकार पर भारतीय जनता ने स्वयं पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करने का दबाव डाला। अफ्रीकी नेताओं ने भी जवाहरलाल नेहरू से सैनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से अफ्रीका को भी पुर्तगालियों के शोषण से मुक्ति की राह मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना पुर्तगाली क्षेत्र में प्रवेश कर गई। अब पुर्तगाल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया कि भारत अपनी सेना वापस बुलाए। भारत अपनी सेना वापस बुलाए, इस नाम से एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुर्तगाल के द्वारा उठाया गया। आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और चाइना है। ये प्रावधान है कि अगर कोई प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में उठाया जाता है तो उस पर निर्णय बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से होना चाहिए। 5 अस्थायी देश सहमत होंगे तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लेकिन भारत को अपनी सेनाएं तुरंत वापस बुलाने का आदेश देने के लिए प्रस्तुत किया गया संकल्प को सोवियत संघ, जो खुलकर भारत का साथ दे रहा था, उसने वीटो कर दिया। और वीटो करते ही यह प्रस्ताव खारिज हो गया और एक ही दिन में अर्थात 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुर्तगाल ने भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। इस प्रक्रिया ने भारत से यूरोपीय उपनिवेशवाद के अंतिम चिन्ह को भी मिटा दिया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपने उपनिवेश 1510 में गोवा में स्थापित किए थे। मतलब जो तमाम यूरोपीय कंपनियां आई थी, सब पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। इनमें से सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे 1510 में, और गोवा में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। और मजेदार बात यह है कि वे सबसे अंत में 1961 में भारत से गए। तो इस प्रकार
गोवा को भारत में मिलाया गया। गोवा, दमन दीव को भारत में मिलाया गया। आरंभ में गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रखा गया। आगे चलकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। गोवा जो संघ शासित प्रदेश था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, जबकि दमन और दीव को संघ राज क्षेत्र ही बनाए रखा गया और उनकी स्थिति अभी भी भारतीय राज क्षेत्र में संघ राज क्षेत्र की ही है। तो इस प्रकार गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया। दादरा और नगर हवेली को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, गोवा दमन दीव को सोवियत संघ द्वारा प्रस्ताव को वीटो किए जाने के माध्यम से, मतलब सैनिक कार्यवाही के माध्यम से भारत में लाया गया। फ्रांसीसी क्षेत्रों को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में लाया गया। तो इन माध्यमों से फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों को भारतीय राज क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अलावा भी अब जो चौथे स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत थी, उसमें कुछ अन्य क्षेत्रों को भारत में विलय, भाई 4 स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता थी। आपने देखा संविधान निर्माण के समय या स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों का भारत में विलय, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, पुर्तगाली और फ्रांसीसी क्षेत्र जो थे उनका भारत में विलय किया जाए। तीसरे स्तर पर जो प्रयास था कुछ अन्य क्षेत्रों से मतलब उन क्षेत्रों से था जो भारत के मुख्य भूभाग से कटे हुए थे, जिन पर भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, उन्हें भी भारत में मिलाया जाना भी बकाया था, बाकी था। उसमें सिक्किम था, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप था, उन्हें भारत में मिलाया जाना था। इस पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो एक कम्बैट प्रोग्राम लॉन्च की हुई है, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल ईयर। ये प्रोग्राम एक क्विज कॉन्टेस्ट के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, जिसे 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे, हल करने होंगे। इस क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन 28 फरवरी को दिन में 11 बजे इसे आयोजित करने का प्रावधान है, इसे आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। अब इस क्विज कॉन्टेस्ट में जो व्यक्ति रैंक होल्ड करेंगे उन्हें अकेडमी के द्वारा जो उसका प्लस कोर्सेस है उसमें उसके फीस में सुविधा दी गई, छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया, रियायत दी गई है। जैसे जो स्टूडेंट 1 से 3 के बीच रैंक होल्ड करेंगे उनकी पूरी फीस माफ हो जाएगी। जो स्टूडेंट 4 से 10 के बीच रैंक होल्ड करेंगे उनको 75% की छूट दी गई है। जो स्टूडेंट 11 से 50 के बीच रैंक होल्ड करेंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट दिया गया है। और जो 51 से लेके 500 के बीच रैंक होल्ड करेंगे उनको फीस में 25% की छूट अनअकैडमी के द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
आप हमसे हमारे मतलब इंस्टाग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है HTTPS करके आप देख रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।